नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपनी इस क्लास में हम यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह भी सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है। ठीक है, शीर्ष जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोग न हो तो चुनाव की प्रक्रिया अच्छी नहीं हो सकती। निर्वाचन आयोग के अलावा वित्त आयोग आपने देखा था कि केंद्र और राज्यों को करों का विभाजन कर रहा था। उसके बाद आपका लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग, जो कि जितनी भी केंद्र स्तर की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है, उसको आयोजित कराता है। और जो भी कार्य और शक्तियाँ हैं तो हम आगे देखेंगे ही आज की क्लास में। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही कि आप इसके बारे में जानें। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एक देश के जागरूक नागरिक हैं तो भी आपको यूपीएससी के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना है वीडियो, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, कुछ इसके बारे में जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है। तो शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, संविधान में भाग होते हैं, ठीक है, भाग 14वें भाग में और अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में। तो संघ लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है और संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान के अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 और 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं 315 से 323 तक अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, 315 के द्वारा ही हमने संघ जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया है और राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन अनुच्छेद 315 के तहत ही हुआ है। तो आगे तो हम आज तो हम केवल लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अगले की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 315 संविधान में प्रावधान करता है संविधान कि अनुच्छेद 315 ये कहता है कि संघ और राज्यों के लिए, केंद्र के लिए संघ के लिए संघ और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि होती है। सदस्य का मतलब दोस्तों, उसमें कुछ सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। ठीक है, उसकी जब संरचना पढ़ेंगे तब डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या कैसे है। तो सदस्यों की नियुक्ति और उनके पद की अवधि, मतलब कितने समय तक उस पर रहेंगे, उसके बारे में 316 में है। अनुच्छेद 317 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। ठीक है, तो कैसे उसको हटाएंगे, क्या क्या प्रावधान है उसको हटाने की, और कैसे उसे निलंबित करेंगे या बर्खास्त करेंगे, तो वो है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। अनुच्छेद 318 में क्या है? आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। ठीक है, मतलब क्या क्या उनकी सेवाएं होंगी, ठीक है, उनकी किस शर्त पे हम उनसे काम लेंगे, मतलब कि कमीशन किस या सरकार किस शर्त पर उनसे काम कराएगी। ठीक है, जैसा कि उन्हें कभी भी छुट्टी के समय भी उन्हें ऑफिस में बुलाया जा सकता है। ठीक है, और जब भी कार्य बढ़ जाएगा तो उनको जो है तय समय में पूरा करना होता है, चाहे वो उनका छुट्टी का दिन हो, चाहे उनका जो है छुट्टी ना हो, उनको कार्य को करना ही रहता है। तो शर्तें हैं
जैसे कहीं रात में दंगा भड़क गया या कोई ऐसी मुश्किल आ गई, कहीं आंदोलन हो गया, तो अधिकारियों को वहाँ पर जाना ही पड़ता है, चाहे रात हो या दिन हो या कोई और परेशानी हो। तो ये शर्तें हैं। ऐसा नहीं कि आपने 9 से 4 बजे तक अपना ड्यूटी किया, उसके बाद घर आकर के सो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ शर्तें हैं। तो ये सारी शर्तें जो है अनुच्छेद 318 के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो अगर इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है किसी भी कारण से तो ये पद पर नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। ठीक है, इनके जो भी कार्य हैं, लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में अनुच्छेद 320 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। आगे हम देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से इनके कार्य हैं। अनुच्छेद 321 क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, मतलब इनके कार्यों को जो है विस्तार देता है अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 322 क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के व्यय, ठीक है, इनके खर्चे के बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद 322। अभी हम देखेंगे कि इनके वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं, क्या भारत की जो भी संचित निधि है वहाँ से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आगे हम देखेंगे। अनुच्छेद 323 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है जमा करता है और दोनों सदनों में इस पर जब ये पास हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, तो लोक सेवा आयोग का जो भी प्रतिवेदन होता है उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। इसलिए लोक सेवा आयोग भी एक तरह से सलाहकारी निकाय कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 323 में ये बातें हैं कि इसके प्रतिवेदनों के बारे में जो जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। जैसा कि हमने अभी बताया कि अनुच्छेद 315 के तहत जो है यूपीएससी का गठन किया गया है, तो ये स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, संरचना देखते हैं। संरचना में क्या क्या बातें हैं? एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर ये गठित किया जाता है। एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या जो है ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और कितने सदस्य होंगे इसमें, ये संख्या का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं, तीनों में जो है तीनों बातें लिखी गई हैं इनकी संरचना के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल के बारे में देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अनुच्छेद 316 में जो है इनके कार्य अवधि के बारे में जानकारी है, यानी कार्यकाल के बारे में। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो भी सदस्य होगा वो कब कितने समय के लिए रहेगा? 6 साल तक के लिए रहेगा। लेकिन अगर 6 साल से पहले उसकी उम्र 65 साल हो जाती है तो वो पद से मुक्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्नियुक्ति, ठीक है, फिर से नियुक्ति के बारे में क्या चीज़ें हैं? कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है, अगर एक बार कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है तो अब अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र के बारे में क्या बातें हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग अगर है तो इसका कोई सदस्य है, वो भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, तो त्यागपत्र जो है किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, इस तरह से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के जज में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर नहीं पता रहेगा तो, या गृह मंत्री के भी अगर ऑप्शन में आ जाएगा तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
या संबंधित अधिकारी को ऐसा लिख देगा, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, कुल मिलाकर खाली आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि त्यागपत्र जो भी इसके सदस्य होते हैं यूपीएससी के, वो अपना जो इस्तीफ़ा देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। चलिए अगला है सदस्यों का निष्कासन या निलंबन, यानी सदस्यों को निष्कासित क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इनका निलंबन कैसे करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का आदेश होगा तभी इनका निष्कासन होगा, तभी इनका निलंबन होगा। चलिए देखते हैं अगला, पदच्युत यानी पद से जो है हटा देना। ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह, पहला पॉइंट है, दिवालिया घोषित किया गया है। दूसरा, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है, यानी कोई वैतनिक कार्य कर रहा है, यानी अपने जैसे कि यूपीएससी में तो वो है ही, इसके अलावा कोई ऐसा उसने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली या कोई अन्य नौकरी ज्वाइन कर ली और उसमें भी समय दे रहा है, वहाँ से भी वो सैलरी ले रहा है, तो ये नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा, पद से मुक्त, पदच्युत कर दिया जाएगा, यानी उसका डिमोशन हो जाएगा। और दिवालिया घोषित किया गया है, यानी दिवालिया का मतलब होता है एकदम से जैसे कि पैसा अगर उसने बहुत सारा बैंक से ले लिया हो और उसने कर्ज न दिया हो, उसके पास एक भी पैसा ना बचा हो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यूपीएससी का कोई सदस्य है तो उसको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, तो दिवालिया कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता वो कभी। और दिवालिया का मतलब होता है अगर आपने लोन ले लिया और आप चुका नहीं पा रहे हैं लोन को, ठीक है, आपका सारा संपत्ति समाप्त हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी हटाया जा सकता है। तो दो बातें हैं। तीसरी बात क्या है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है या कोई और इसको मानसिक बीमारी है, ठीक है, या कोई शारीरिक दुर्बलता इसके अंदर है कि वो जो है उस पद के योग्य नहीं है, यानी पद की जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहा है, तो राष्ट्रपति जो है इसको पद से हटा सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर भी पदमुक्त किया जा सकता है। इसकी जांच होती है और जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जिसे आप कहते हैं, उसके पास ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति को जो है परामर्श कर दे कि जो है इस व्यक्ति को पद से हटाना है, इस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को या अध्यक्ष को पद से हटाना है। ये बात राष्ट्रपति से जो है कह करके हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट, ये बाध्यकारी भी होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाध्यकारी होगा, यानी राष्ट्रपति इस पर इनकार नहीं कर सकते अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो जांच के बाद। ठीक है, तो दुर्व्यवहार और कदाचार के आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है दोस्तों। बात करें कदाचार की दोस्तों, तो कदाचार में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है या कोई दूसरा सदस्य है, ठीक है, तो किसी भी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से, ठीक है, या संविदा के माध्यम से, ठीक है, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो है कोई भ्रष्टाचार करता है या कहीं और से जो है मतलब कि पैसा निकाल रहा है, ठीक है, या किसी लाभ के पद धारण कर रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हैं ये कदाचार में आती हैं। ठीक है, तो कोई भी लाभ लेता है, कोई फ़ायदे के लिए इस तरह के कार्य करता है, तो ये जो है कदाचार की बातें आती हैं, कदाचार के बारे में। तो अनुच्छेद 145 में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करवाती है और जांच करवाने के बाद अगर वो दोषी पाती है तो राष्ट्रपति को सलाह दे देगी कि इस व्यक्ति को पद से मुक्त कीजिए, और राष्ट्रपति बाध्य होगा पद से मुक्त करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए खर्चों के बारे में, जैसा कि दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि अनुच्छेद 322 में
लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में, ठीक है, इनके व्यय के बारे में। तो देखिए, आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्य और शक्तियाँ देखते हैं दोस्तों। पहला, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी प्रतिवेदन देता है। दूसरा कार्य क्या है? संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित कराना। जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। संघ के लिए जो भी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षा कौन आयोजित कराता है? तो यूपीएससी कराती है आपकी। साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती भी कराई जाती है, ठीक है। और प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति कराई जाती है। ये सारी इसके कार्य हैं और शक्तियाँ हैं। कुछ और देखते हैं। सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना तथा उसमें संशोधन करना। तो भर्तियों के लिए जो नियम बनाते हैं दोस्तों, तो ये यूपीएससी के सदस्य ही बनाते हैं और उसमें संशोधन भी ये स्वयं करते हैं। यहाँ पर कोई संविधान में मतलब कि संसद की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इसके लिए नियम बनाएं या उसमें संशोधन करें। विभिन्न सिविल सेवाओं से, और इसीलिए दोस्तों हमने शुरू में बताया था, ये स्वतंत्र निकाय है, इसकी यही स्वतंत्रता है, ठीक है, कि ये जो है कम से कम विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए जो भर्ती नियम होती है वो कौन बनाती है? यूपीएससी बनाती है और उसमें संशोधन भी करती है। विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले, ये भी यूपीएससी का कार्य है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना, ठीक है। तो परामर्श भी देती है राष्ट्रपति के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, कार्य और शक्तियाँ हमने देखा, और कार्य और शक्तियों की जो बातें हैं वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 320 में है। मैंने इसीलिए शुरू में ही सारे अनुच्छेदों को एक क्रम में आपको जो है दिखा दिया था। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना जो भी कोई आपका सुझाव हो इसके बारे में तो आप ज़रूर हमें दें, ताकि हम प्रोत्साहित होकर के और भी बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट आयोग के साथ। किसी अन्य आयोग के बारे में हम आगे देखेंगे। किसी अन्य क्यों, अभी तो हमने संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की है, और अगले वीडियो में ऐसा करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों आयोग जो है ज़्यादा अंतर दोनों में है नहीं, थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो उसको हम देख लेंगे, ताकि जो है दोनों चीज़ें हमें अच्छी से समझ में आ जाएं। और परीक्षा के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आप तो इसको बखूबी जानते ही होंगे, तो इसमें आपको कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि अब जाते जाते जैसे कि मैं आपसे प्रश्न करूं कि अनुच्छेद 318 में क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में है सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। और जैसे कि इसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है, तो कार्यकाल के बारे में भी आप पूरी बातें बता सकते हैं, ठीक है, कि कितने वर्षों तक है, कब तक के लिए है, आदि चीज़ें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य आयोग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपसे यह भी मैं कहूँगा दोस्तों कि जो भी प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर देखिए। अगर अन्य आयोगों जैसे कि वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग के बारे में वीडियो मैंने बनाया, अगर आप ना देखें तो उससे भी देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।